So we are going to start with new chapter today and very interesting chapter semiconductors। और ये प्योरली theoretical है, इसमें न्यूमेरिकल्स ना के बराबर है, तो यू हैव मोस्टली थ्योरी हियर। अब ये सेमीकंडक्टर्स क्या है वो समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि सेमीकंडक्टर्स हैव चेंज्ड आवर लाइव्स। कैसे 1980s में जब पहला कंप्यूटर बना था, तो यू मे नॉट नो, वो कंप्यूटर एक अपना जितना क्लासरूम है उतना बड़ा साइज ऑक्यूपाई करता था। क्यों? क्योंकि तब सेमीकंडक्टर नाम की चीज पता नहीं थी हमको। हर जो भी बनाना है कंडक्टर से बनाना है, और कंडक्टर्स का एक प्रॉब्लम ये है कि कंडक्टर्स की जब आप बात करते हो तो करंट जब फ्लो होता है कंडक्टर में से तो रेजिस्टेंस होता है, और जब रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस मतलब क्या है? कोलिजन। किसका कोलिजन? इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन विथ आयोन्स। मैं बताऊंगा, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि जब जब करंट पास होता है कंडक्टर में से तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होता है। जहां पे हीटिंग होगा, जहां जहां पे हीटिंग होगा वहां वहां पे कूलिंग सिस्टम लगता है। तो दैट इज वाई अगर आप कोई चीज प्योर कंडक्टर से बनाते हो तो देयर यू नीड कूलिंग सिस्टम ऑल्सो। तो साइज बढ़ जाता है, पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस जमाने में क्योंकि सेमीकंडक्टर्स पता नहीं थे हमको, सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टीज पता नहीं थे, तो वी यूज टू मेक कंप्यूटर्स फ्रॉम कंडक्टर्स, प्योरली कंडक्टर्स। एक रूम 200 स्क्वायर फीट का रूम, इतना बड़ा एक कंप्यूटर, 32 MB का रैम था। यू सी दिस फर्नीचर, कम से कम इतना था, 32 MB का रैम, 32 MB का रैम। अभी आप आपके पॉकेट में 8 GB 12 GB रैम के फोन लेके घूमते हो। 8 और 12 GB, यू टेक इट इन योर पॉकेट एंड यू गो। मैं रैम की बात कर रहा हूँ, इंटरनल मेमोरी तो और भी होता है, 1 TB भी होता है, 512 GB भी होता है, 256 GB भी होता है। तो सेमीकंडक्टर्स हैव मेड थिंग्स रियली कॉम्पैक्ट, साइज बहुत छोटा कर दिया क्योंकि उसमें हीटिंग नहीं होता जैसे कंडक्टर्स में होता है। देन डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पे सेमीकंडक्टर यूज करते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये जो ट्यूबलाइट है, ये पहले गैस ट्यूब था, अब ये एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है ये। तो ये सेमीकंडक्टर है। ये जो लेजर लाइट में यूज करता हूँ ये भी सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे ये जो सीसीटीवी कैमरा के बाजू में छोटे छोटे रेड डॉट्स आपको दिखेंगे, वो रेड डॉट्स होते हैं बेसिकली इंडिकेटर लाइट्स, या फिर ब्लू डॉट्स। वो इंडिकेटर लाइट भी क्या है? सेमीकंडक्टर है। सीसीटीवी कैमरा के बाजू में छोटे छोटे इंफ्रारेड रेडिएशन के सोर्सेज होते हैं, वो भी क्या है? सेमीकंडक्टर है। ये यहाँ पे एक मॉडेम है जिसपे ये ग्रीन लाइट है, मतलब इंडिकेटर लाइट्स के लिए। जैसे ग्रीन लाइट मतलब क्या होता है कि इट इज वर्किंग प्रॉपरली, फिर रेड लाइट होता है विच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये सारे इंडिकेटर लाइट्स, ये सारे एलईडीज है। आपकी गाड़ी के इंडिकेटर लाइट, मतलब गाड़ी में इंडिकेटर होते हैं, वो एलईडी है। आपकी गाड़ी के ब्रेक लाइट्स भी एलईडी है। आपके मोबाइल फोन में सेमीकंडक्टर्स है, सोलर पैनल सेमीकंडक्टर्स है, and n number of places. So basically semiconductors have changed our life including traffic signals, वो भी सेमीकंडक्टर लाइट से बनता है। तो अब सेमीकंडक्टर प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। और ये क्यों? ऐसा क्यों कि सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? टू अंडरस्टैंड व्हाई सेमीकंडक्टर इज सो इंपॉर्टेंट यू हैव टू नो राइट फ्रॉम बेसिक। तो बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे, तो सेमीकंडक्टर्स पे तो हम आएंगे ही, लेकिन बेसिक ये पता होना चाहिए व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा हमको। तो विच आर द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट यू नो? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोथ-आइंस्टाइन। लेकिन जब मैं बोलता हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमारे लिए स्टेट्स ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अंडर नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो यू हैव सॉलिड्स, यू हैव लिक्विड एंड गैसेस। फिर हायर टेम्परेचर पे जाओगे तो यू विल हैव प्लाज्मा। फिर आर्टिफिशियली अगर आप बनाओगे तो यू कैन आल्सो मेक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बहुत हायर लेवल हो गया, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दोस काइंड ऑफ मटेरियल। लेकिन यस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इसका आपको एग्जैक्ट डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंस समझ में आएगा तो इसके प्रॉपर्टीज समझ में आएंगे, एंड वी विल स्टडी वेरियस प्रॉपर्टीज आल्सो। तो अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन यू हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो 11th प्लस 12th मिला के हमको तीनों ही स्टेट्स का डिटेल स्टडी करना है।
अब डिटेल स्टडी तो करना है, मैं बताऊंगा कि क्या क्या स्टडी करना है, लेकिन रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड इज मोस्टली फोकस्ड ऑन सॉलिड्स, और लिक्विड्स एंड गैसेस ये आप स्टडी करोगे 12th में. सो एज फार एज योर स्टेट बोर्ड सिलेबस इज कंसर्न, दिस गोज इनटू 12th एंड दिस इज इन 11th, राइट. अब सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? तो सॉलिड्स के केस में, लिक्विड्स के केस में और गैसेस के केस में एग्जैक्ट डिफरेंस है फोर्सेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, वैन डर वाल्स फोर्सेस. और फोर्सेस अलग अलग क्यों है? क्योंकि सॉलिड्स के केस में एटम्स ऑफ द सॉलिड, मतलब पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो यहाँ पे जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है, मैंने पहले भी बताया था ये, इसमें जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है, रिजिड बॉडी जब मैंने बताया था तो बताया था ये, इसमें जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है. मतलब द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स ऑफ सॉलिड इज वेरी स्मॉल, एंड hence there is very strong force of attraction, and hence the solids have definite shape and definite volume. So solids have definite shape and definite volume because of the arrangement of atoms inside it. और ये सारा अरेंजमेंट काम में आएगा. इवन सिंपल थिंग, ये सेमीकंडक्टर में हर एक चीज आपको लगने वाली है. तो सॉलिड्स के केस में एटम्स और पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, दे आर पीरियोडिकली अरेंज्ड. पीरियोडिक अरेंजमेंट मतलब किसी भी दो, दिख नहीं रहा होगा लेकिन रियलिटी में किसी भी दो एटम में डिस्टेंस सेम है. मतलब अगर मैं पहले दो एटम की बात करता हूं, अगर इसका डिस्टेंस समझ लो 1 नैनोमीटर है, तो इन दोनों का डिस्टेंस भी 1 नैनोमीटर है, इन दोनों का डिस्टेंस भी 1 नैनोमीटर ही है. तो यहाँ पे you have periodic arrangement of atoms, they are well organized, they are at very small distance to each other, hence the forces are very strong. Forces strong होने की वजह से they have definite shape and definite volume. But when you talk about liquids, जब liquids की बात करोगे तो in case of liquids periodic arrangement नहीं है. दूसरा distance भी ज्यादा है compared to solids. So compared to atoms of solids or particles of solids, the atoms or molecules or particles of liquid, they are at large distances, and also they are not well organized, they are not periodically arranged, hence the forces are weak. तो यहाँ पे particle में force होता है weak, hence it has definite volume but not definite shape. जैसे लिक्विड को अगर आपने एक कंटेनर में भर के रखा है, उसका अगर वॉल्यूम 1 लीटर है, उसको दूसरे कंटेनर में डाल दोगे तो वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा, राइट. एंड इन केस ऑफ gases में any two particles or molecules are very far away from each other, and hence there is almost no force of attraction. तो यहाँ पे almost force of attraction नहीं है. अब देखो चीजें बेसिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है. जब आप बोलते हो strong force of attraction, तो यहाँ पे potential energy होगा between two molecules, because potential energy comes from interaction. यहाँ पे potential energy होगा लेकिन कम होगा, यहाँ पे potential energy is almost zero. So in case of gases, there is no attraction between two molecules of gas, and hence gas does not have definite shape. It neither has definite shape, it neither has definite volume. For example, अगर मैं इस डोर को क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, तो you have definite volume of gas inside. लेकिन जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, some amount of gas will start escaping or will come inside. तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया. तो इसका वॉल्यूम भी और शेप भी डेफिनेट नहीं है. तो gases, in case of gases, there is no definite shape or volume. Definite volume but not shape, both are definite in this case. Solid के केस में हमको अलग अलग स्टेज पे तीनों का ही स्टडी करना है. जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, 11th स्टैंडर्ड इज फोकस्ड ऑन सॉलिड्स, 12th विल बी फोकस्ड ऑन लिक्विड्स एंड गैसेस. तो अभी सॉलिड्स का स्टडी करना है. यू वांट टू स्टडी सॉलिड्स इन डिटेल. सॉलिड्स को स्टडी करना है मतलब क्या करना है, किसी भी मटेरियल का स्टडी करना है मतलब क्या करना है, उसकी कैटेगराइज करना है, उसको उसकी कैटेगरी बनानी है. फॉर एग्जांपल, हम ये कैटेगराइजेशन बहुत जगह पे करते हैं. यू हैव एन नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर यू डू कैटेगरीज. फॉर एग्जांपल, अगर हमको किसी एक चीज को डिफरेंशिएट करना है तो हम कलर भी यूज कर सकते हैं ना, एज अ पैरामीटर करते हैं ना. इसका ये कलर है, ये एक कैटेगरी हो गया. इसका वो कलर है, वो हो गया. दूसरा, वी आल्सो डिफरेंशिएट ऑन बेसिस ऑफ सम अदर प्रॉपर्टीज. जैसे गोल्ड हैज एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज. वो तो रेयर अर्थ एलिमेंट है, वो महंगा है, वो है, लेकिन गोल्ड का रस्ट नहीं होता, उसको जंग नहीं लगता, राइट. फिर गोल्ड में भी कैटेगरी आती है, कैरेट्स.
हाँ 24, 22 ऐसा अलग अलग आता है। तो अभी हमको किसी भी मटेरियल का अगर कैटेगराइजेशन करना है तो बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज यू विल कैटेगराइज। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सॉलिड्स को डिफरेंशिएट करना है, अभी क्यों करना है ये भी समझ लो। मेरे पास ये पेन है, ये भी सॉलिड है, ये स्टैंड है, ये भी सॉलिड है, ये रैक है, ये भी सॉलिड है, यहाँ पे वुडन फर्नीचर है, ये भी सॉलिड है, यहाँ पे एक मेरे पास स्टील का या समझ लो आयरन का एक रॉड है, ये भी सॉलिड है। तो सॉलिड्स तो बहुत सारे टाइप के हैं। फिर हर एक सॉलिड सेम है क्या? नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग है तो तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो किसी भी मटेरियल को डिफरेंशिएट करने के लिए या किसी भी सॉलिड को स्टडी करने के लिए हम लोग वी कैन डू फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉलिड में से करंट पास करके देखते हो, करंट पास हो गया तो कंडक्टर, नहीं हुआ तो इंसुलेटर, बैड कंडक्टर। मतलब यू स्टडी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो व्हेन यू स्टडी सॉलिड्स बाय पासिंग करंट, तो करंट पास हो गया तो वो कंडक्टर है, नहीं हुआ तो इंसुलेटर है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ तो सेमीकंडक्टर है। हम सेमीकंडक्टर में बाद में आएंगे, लेकिन सॉलिड का स्टडी करना है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तुम स्टडी कर सकते हो। यू ट्राई पासिंग करंट थ्रू इट एंड चेक व्हाट हैपेंस। सिमिलरली अगर मुझे सॉलिड्स का स्टडी करना है बट नॉट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट्स, तो व्हाट एल्स कैन आई डू? मैं इस पे फोर्स अप्लाई करके देख सकता हूँ। मैं फोर्स अप्लाई करूंगा और मैं देखूंगा कि बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, उसको बोलते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं दोनों एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं कॉपर का वायर लूंगा, उसमें से करंट पास करूंगा तो वेरी गुड कंडक्टर, कॉपर हैज एक्सीलेंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, तो करंट इजीली पास होगा। लेकिन प्लास्टिक में से पास करके देखूंगा तो नहीं होगा, वो बैड कंडक्टर है। फिर मुझे अगर करंट छोड़ के बाकी कुछ सोचना था तो मैंने सॉलिड पे फोर्स लगा के देख लिया। तो फॉर एग्जांपल आपके पास किसी के पास इरेजर है क्या? इरेजर तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सॉलिड। आवर देखो दो चीज समझ लो। इसका एक वेल डिफाइंड शेप है। अब मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, शेप चेंज हो गया। इस फोर्स ने शेप को डिफॉर्म किया। फॉर्मेशन मतलब बनाना और डिफॉर्म करना मतलब बिगाड़ना। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया, ये क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देता हूं तो क्या हुआ? द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। इसको बोलते हो इलास्टिक मटेरियल। And the tendency and the property by virtue of which the body regains its original shape and size after removal of deforming force is known as elasticity. So there are two types of materials. जब एक पे मैकेनिकल फोर्स लगेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, और हमने फोर्स रिमूव कर दिया तो बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो एक ये हो गया। दूसरा टाइप का मटेरियल होता है फॉर एग्जांपल प्लास्टिक। ये प्लास्टिक है। अब मैं इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूँ, गया। अब मैं फोर्स रिमूव भी कर दूंगा तो इट विल नेवर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप स्टडी करते हो तो आप एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करके देखते हो एंड यू चेक हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स, और उसकी स्टडी को बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में करंट पास करके देखोगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में एक्सटर्नल फोर्स लगा के देखोगे, बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, उसको जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको बोलोगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज दिस, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज दैट, राइट। तो सॉलिड्स का स्टडी करना है तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है? करंट पास करके देख लिया, हमने फोर्स लगा के देख लिया, टेम्परेचर चेंज करके देख लो। तो यू कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सी हाउ अ बॉडी रिस्पॉन्ड्स। उसको बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होगा मेटल्स व्हेन हीटेड दे एक्सपांड। जब मेटल्स को हीट करते हो तो एक्सपांड होता है, और जब मेटल्स को कूल करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब श्रिंक होता है। तो हाउ अ सॉलिड रिस्पॉन्स gives response, how a solid responds when temperature is changed, they go under this called as thermal properties. तो वापस से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आपको आधा पार्ट 11th में है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, बाकी पार्ट 12th में है। थर्मल प्रॉपर्टी आपको पूरा का पूरा 11th में है, चैप्टर नंबर 7th में आएगा ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पूरा का पूरा आपको 12th में जाएगा।
राइट, थोड़ा बहुत 11 में है, हाँ 11 में है, 11 में है, यस 11 में आएगा 6th नंबर चैप्टर, इलास्टिसिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, राइट। तो हम सॉलिड्स की कैटेगरी करेंगे अंडर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, वी ट्राई टू पास करंट, वी सी व्हाट हैपेंस, वी विल अप्लाई फोर्स, वी सी व्हाट हैपेंस, वी विल चेंज टेम्परेचर, वी विल सी व्हाट हैपेंस टू द मटेरियल। अब फिलहाल इस चैप्टर में हमारा फोकस है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। जब जब सेमीकंडक्टर्स या कंडक्टर्स की बात होगी या इंसुलेटर्स की बात होगी, तो उस केस में यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट्स। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की। अब कोई भी मटेरियल हो, बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो वापस। तो सबसे पहले मैटर को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर सॉलिड को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो, फोर्थ भी हो सकता है, फिलहाल 3, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड थर्मल प्रॉपर्टीज। फिर जब आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करोगे तो वापस 3 टाइप के मटेरियल बन जाएंगे। एक होगा कंडक्टर जिसमें से करंट पास होगा, एक होगा इंसुलेटर जिसमें से करंट पास नहीं होगा, एक होगा सेमीकंडक्टर जिसमें से कभी करंट पास होगा कभी नहीं भी होगा। वो कब होगा कब नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। तो यू हैव अगेन, when you study electrical properties, you can differentiate material based on its conductivity and its resistivity. अभी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी मतलब a conductor which can conduct has a good conductivity, उसका कंडक्टिविटी का वैल्यू हाई होता है, और मटेरियल which does not conduct उसका कंडक्टिविटी का वैल्यू लो होता है। तो याद रखो, कंडक्टिविटी जिसका हाई है वो कौन है? कंडक्टर्स है। तो मटेरियल को हम डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी हाई है तो कंडक्टर है, अगर कंडक्टिविटी लो है तो इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, फॉर एग्जाम्पल कॉपर इज ए कंडक्टर। इसका कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या है? हाई है, और कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसका कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या है? लो है। और अगर उल्टा सोचोगे, जिसका कंडक्टिविटी हाई उसका रेजिस्टिविटी लो, तो जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी लो है वो कौन है? कंडक्टर है। जिसका कंडक्टिविटी लो उसका रेजिस्टिविटी हाई। यहाँ पे ये रो डेंसिटी नहीं है, ये कौन है? रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी डिटेल में आएगा, 11 नंबर चैप्टर में हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में देखेंगे डिटेल में। फिलहाल हमको सिर्फ सेमीकंडक्टर तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बनाना था, दैट्स इट। तो मटेरियल विथ हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी are called as conductor and low value of conductivity are called as insulators, या फिर materials with high value of resistivity are called as insulators and low value of resistivity are called as conductors। अब इन दोनों में और एक डिफरेंस भी है, उसको हम थर्मिस्टर्स बोलते हैं, या फिर हमको बोलते हैं एनटीसी पीटीसी टाइप ऑफ मटेरियल। अब ये एनटीसी पीटीसी क्या है पहले वो समझ लो। तो normally what we do is we plot resistance as a function of temperature। अगर मैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस आया कहां से। थोड़ा आएंगे, उस पर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट करने को टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हम सॉलिड पे फोकस कर रहे हैं। तो हमको भी पक्का पता है कि यहाँ पे पीरियोडिक अरेंजमेंट है, तो वी आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट सॉलिड्स, तो यहाँ पे पीरियोडिक अरेंजमेंट है। अब आपको कंडक्टर्स कौन से टाइप के एलिमेंट होते हैं पता होना चाहिए। यू नो व्हाई अ कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। तो यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बिकॉज दे आर फ्री, दे आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? कहां से आए? कहां से आए फ्री इलेक्ट्रॉन्स? कहां से आए? एटम से आए। मुझे एक बात बताओ, कोई भी एटम हो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। मतलब एटम इन जनरल इज न्यूट्रल। अब सपोज
एक एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, तो एटम के पास ज्यादा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। तो ये कौन बन गए? पॉजिटिव आयन्स। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री। इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मूव हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव आयन्स मूव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव बट आयन्स कैन नॉट मूव। व्हाई? व्हाई? अभी आपने बताया बिकॉज you just said कि atom in general is neutral, because you just said number of electrons and number of protons in an atom are same, right? Then you just said कि electron free हो गया तो positive ion बन गया, तो positive ion में कौन कौन है? अब electrons तो है ही, nucleus है क्या? Yes. nucleus में कौन कौन है पता है? protons and neutrons. आपको पता है maximum mass of atom comes from nucleus, तो इसका मतलब वो heavy है। तो आयन हेवी है, अगर वो हेवी है तो उसका अपनी जगह छोड़ के जाना, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। उतना एनर्जी नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सराउंडिंग में हीट के फॉर्म में होता नहीं है। तो आयन्स कैनॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट इलेक्ट्रॉन्स कैन कीप ऑन मूविंग। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कैन कीप ऑन मूविंग, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर एंड देयर, कहीं भी मूव होते हैं वो। इसको बोलते हैं ब्राउनिनियन मोशन, रैंडम मोशन। तो जब तक हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते, जब तक हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते, तब तक अगर मैं कोई भी एक सेक्शन लेता हूँ, इफ आई टेक एनी सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट आएंगे उतने के उतने राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो नेट चार्ज कितना हुआ? 0। तो नेट चार्ज 0, तो करंट कितना हुआ? 0। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी नेट करंट इज 0। लेकिन जैसे ही आपने इसको एक बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट करना मतलब एक एंड को पॉजिटिव बनाना, दूसरे एंड को नेगेटिव बनाना, इसलिए तो बैटरी पे या सेल पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है। तो एज सुन एज यू कनेक्ट बैटरी, दिस इज इंपॉर्टेंट, एज सुन एज यू कनेक्ट बैटरी, फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और आपको पता होना चाहिए बैटरी, ये सेल है, सेल को डिनोट कैसे करते हो? एक बड़ा लाइन ड्रॉ करते हो, एक छोटा लाइन ड्रॉ करते हो। बड़ा लाइन होता है पॉजिटिव एंड और छोटा होता है नेगेटिव एंड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दिया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने लगे? पॉजिटिव की तरफ। कहाँ जाने लगे? पॉजिटिव की तरफ, राइट? इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सेल और बैटरी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट मोशन। ड्रिफ्टिंग है ना, एक तरफ जा रहा है वो, उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो क्या होता है? योर व्हीकल स्टार्ट गोइंग अराउंड इन ओनली इन वन साइड, वो शिफ्ट होने लगता है। तो ये भी ड्रिफ्ट होने लग गया। क्लियर? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है उल्टा। कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा था, ये जा सकता है क्योंकि ये मूवेबल है, ये इसका मोबिलिटी है, ये फ्री है, ये लाइट है, ये जा सकता है। लेकिन जो आयन्स थे वो कौन थे? हेवी थे, वो जा तो नहीं सकते। वो जा नहीं सकते तो वो क्या करते हैं? दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग। वो अपनी जगह पे वाइब्रेट होते हैं, और जब ये वाइब्रेट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत होगी, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कहाँ से आया? ड्यू टू कोलिजन्स। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाते जाओ, आगे जाके नहीं तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे, प्योरली थ्योरी है पहले तो, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे है कि आपको कंडक्टर्स पता होने चाहिए उसके लिए। अब इमेजिन मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट प्रोवाइड करना। हीट मतलब एनर्जी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो गया कहाँ पे एनर्जी? ये आयंस ने लिया, अब वो और भी फास्टर वाइब्रेट हो रहे हैं, मतलब अब इलेक्ट्रॉन के कोलिजन बढ़ जाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या बढ़ा? रेजिस्टेंस बढ़ा। इसको आप बोलते हो पीटीसी टाइप ऑफ मटेरियल, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जिस 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 मटेरियल में टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, उसको बोलते हो पीटीसी। आपको अगर एक्सिस चेंज करना है तो कर लो, यहाँ पे आप वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस डाल दो, चलता है। टेम्परेचर यहाँ पे रखोगे तो भी चलता है। तो द मटेरियल फॉर विच resistance increases with temperature
इज नोन एज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल। तो कंडक्टर कौन से टाइप का है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो। तो कंडक्टर इज अ पीटीसी टाइप ऑफ मटेरियल इन विच विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसको बोलते हैं एनटीसी। क्या बोलते हैं इसको? एनटीसी। और ये क्या था? पीटीसी। तो क्लासिफिकेशन अगर आपको करना है मटेरियल का बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो तीन टाइप के क्लासिफिकेशन कर सकते हो। एक तो आप बोल सकते हो कि कंडक्टिविटी हाई है तो कंडक्टर है, कंडक्टिविटी लो है तो इंसुलेटर है। और अगर कंडक्टिविटी अगर कंडक्टर से कम है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा है तो कौन? सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का रोल आ जाता है। तो इफ द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल is less than conductors but greater than insulators, such a material is called as semiconductor. या फिर resistivity is less than insulator but greater than conductor, then such a material is called as semiconductor. तो ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। मैं वैल्यूज बता देता हूँ। कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी होता है 10⁸ 10⁹ के ऑर्डर में, और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर ये 10⁻+8 है तो 10⁻−8 है, वहां पे उल्टा हो जाता है। फिर समझ में आ ही गया आपको? रेजिस्टिविटी लो तो कंडक्टिविटी हाई। तो अब द पॉइंट हियर इज, ये सब करने का मतलब क्या है? बॉटम लाइन यहाँ पे ये है कि अब तक हम लोग सॉलिड्स को, उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के वैल्यूज पे डिफरेंशिएट कर रहे थे। जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में है वो सेमीकंडक्टर है। अब इसके आगे हम नॉट बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी बट बेस्ड ऑन समथिंग एल्स वी विल डिफरेंशिएट मटेरियल। उसमें से एक है पीटीसी टाइप एंड एनटीसी टाइप। ऐसा मटेरियल जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है उसको बोलते हो पीटीसी। ऐसा मटेरियल जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम होता है उसको बोलते हो एनटीसी। कंडक्टर कौन है? पीटीसी। सेमीकंडक्टर कौन है? एनटीसी। और इंसुलेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो, उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी ही होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी हाई है और कंडक्टिविटी लो है। वो कभी भी कंडक्ट नहीं करने वाला। तुम कितना टेम्परेचर बढ़ा लो तुम्हारी मर्जी, वहां का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट ही रहेगा। इन्फिनाइट क्यों बोल रहा हूँ? जो कंडक्ट नहीं करता तो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा ना। जो कंडक्ट कर ही नहीं रहा है तो करंट पास हो ही नहीं रहा है, करंट पास नहीं होगा तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। तो वहां पे हम लोग एनटीसी पीटीसी की बात ही नहीं करते, वो जाने दो उसको, वो अलग ही कैटेगरी है वो। यहाँ तक क्लियर? तो ओवरऑल स्टेट्स ऑफ मैटर 3, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करना है तो 3 टाइप की प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हो तो 3 मटेरियल्स आ जाते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। अब क्वेश्चन ये है कि why some materials are conductors, why some are non-conductors and why some are semiconductors? क्योंकि अल्टीमेटली मटेरियल कोई भी हो, even your body, my body, whatever it is, copper, whatever it is, plastic, ultimately at the last stage everything is made up of atoms, and atoms are made up of electrons and nucleus. फिर न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फिर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क। वो छोड़ दो, लेकिन अल्टीमेटली मटेरियल, बीट एनी टाइप ऑफ मटेरियल, चाहे वो कंडक्टर हो, वो सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, वो बना तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस से है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि some materials are conductors while the others are non-conductors and while some are semiconductors? तो क्यों हुआ बताओ? Why and which type of materials you can call as conductor? कौन से एलिमेंट्स कंडक्टिंग होते हैं? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, थोड़ा गलत बोल दिए। all the metals
Why? They don't donate electrons. They donate electrons. Why do they donate electrons? तो सॉरी, मेरे को आदत है थेरी क्लासेस में, मेरे को बहुत बुरी आदत है. आई विल कीप ऑन आस्किंग यू क्वेश्चंस, मे बी यू विल फील बोर्ड समटाइम, ठीक है, बट माय जॉब इज टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर. बोर तो बोर, क्या फर्क पड़ता है. बताओ फिर अब. नहीं, वेट, अगर आप बोल रहे हो कंप्लीट द ऑक्टेट, तो डोनेट क्यों करेगा? वो तो लेगा ना, तो डोनेट क्यों करेगा? यू मस्ट हैव सीन पीरियोडिक टेबल, और तुमको वहां पे एक चीज समझ में आई होगी, मोस्टली मेटल्स जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इट हैज समथिंग टू डू विथ वैलेंसी. तो जिस मेटल के, सबसे पहले एक चीज और समझ लो, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स है, और इनर ऑर्बिट्स आर फिल्ड. पहले ऑर्बिट में 2 है तो 2 है, वो कंप्लीट है. हो सकता है अगले ऑर्बिट में 8 हो तो वो भी कंप्लीट है. तो जो इनर ऑर्बिट्स होते हैं ना, उनका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. तो मैं क्रॉस मार के रखता हूं इसको हम लोग बोलते हैं कोर. तो न्यूक्लियस अलोंग विथ ऑल द इनर फील्ड ऑर्बिट्स इज नोन एज कोर. तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कोर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आते हैं तो लास्ट शेल से आते हैं, मतलब वैलेंस शेल से आते हैं. करेक्ट. अगर लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे मटेरियल्स होते हैं गुड कंडक्टर्स. क्यों? क्योंकि अगर लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. Because they are far away from the nucleus, the force of attraction between electrons and nucleus is less. Number 2, क्योंकि ये अंदर के शेल फील्ड थे. तो अंदर के शेल फील्ड थे मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे. और इलेक्ट्रॉन्स, ये अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करने नहीं देते. इसको बोलते हैं शील्डिंग. क्या बोलते हैं इसको? शील्डिंग. So the inner filled shelled electrons, they basically do not let the electrons of valence shell interact with nucleus. तो force of attraction और भी कम हो गया. पहले से ही कम था, क्योंकि अगर 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो ये ऑलरेडी न्यूक्लियस से दूर है. और आपको पता है कुलोम्बिक फोर्स इज 1/r². जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा. ऊपर से शील्डिंग भी हुआ. शील्डिंग मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स ने उसको शील्ड करके रखा है, उसको इंटरेक्शन करने नहीं दे रहे. इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना मतलब इसको फ्री करने के लिए एनर्जी बहुत कम लगता है, और एनर्जी हम प्रोवाइड करते ही नहीं है, तो सराउंडिंग का हीट ही कर देता है. इवन वेरी स्मॉल टेम्परेचर पे, 1 डिग्री 2 डिग्री पे भी जितना सराउंडिंग में हीट है वो सफिशिएंट है टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स. तो दैट इज वाई जिस एटम का वैलेंसी 3 या 3 से कम है, they normally behave like conductors because they are loosely bound, because the valence electrons are loosely bound to the nucleus and they can become free very easily. अब फ्री तो होकर जाएंगे कहाँ पे? वो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था. जाएंगे कहाँ पे? तो मटेरियल के अंदर ही है. एटम छोड़ के गए, है ना, एटम छोड़ के गए कहाँ पे? मटेरियल के अंदर ही है. सो दे कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द मटेरियल एंड हेंस सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स. नाउ इमेजिन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लास्ट शेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 5 और 6 और 7. दिस इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि इनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से नॉर्मली कम होता है. They are tightly bound to the nucleus, और क्योंकि tightly bound है तो इसको फ्री करने में एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी हाई. इजीली फ्री होता नहीं है. इनफैक्ट अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें बाय हीटिंग, तो मटेरियल मेल्ट हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा. तो जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कंडक्ट करेगा क्या?
नहीं करेगा। तो जो लास्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉर्मली ऐसे मटेरियल्स आपको मिलेंगे बैड कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, प्लास्टिक अभी जिस भी मेटल से बनता होगा, यू विल सी देयर आर इधर 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, और अगर आप हीट करोगे तो मेटल मेल्ट हो जाएगा, बट यू विल नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टिविटी। जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वहां पे कंडक्टिविटी भी नहीं है, करेक्ट। तो 1 2 3 कंडक्टर्स, 5 6 7 और 8 वो इनर्ट होते हैं और गैसेस होते हैं, वो सॉलिड है ही नहीं तो हम उसकी बात करेंगे नहीं, वो इनर्ट गैसेस होते हैं, राइट। रह कौन गया, कौन रह गया, कौन रह गया, 4 वैलेंसी वाले सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट्स जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दे आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो बाउंडिंग है न्यूक्लियस के साथ वो ना ज्यादा वीक है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लोअर टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो लो टेम्परेचर पे ये बैड कंडक्टर है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फ्री हो गया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है फॉर कंडक्शन, तो अब कंडक्ट करेगा। तो कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा हम लोग डिसाइड करेंगे, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर्स। So we can make them conduct electricity, we can make them not to conduct electricity, we can control their electrical properties, and that is why ये सबसे बड़ा रीजन है कि अब हम नॉर्मली हर जगह पे सेमीकंडक्टर यूज करते हैं क्योंकि हम कंट्रोल करते हैं इसका प्रॉपर्टी, कंडक्टर्स को हम नहीं कर सकते कंट्रोल, एंड दैट इज व्हाई सेमीकंडक्टर्स फाइंड्स एप्लीकेशन इन लार्ज नंबर ऑफ अप्लायंसेस, लार्ज 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 वेरी लार्ज। एलईडी टीवी भी बनता है, एलईडी लाइट भी होता है, एलईडी ये लेजर लाइट भी होता है, एलईडी इंडिकेटर का लाइट भी होता है, एलईडी ट्रैफिक सिग्नल में भी होता है, एलईडी ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट के इंडिकेटर लाइट्स में भी होता है। वो सारे के सारे डायोड्स है और सबके सब सेमीकंडक्टर से बनते हैं। तो सेमीकंडक्टर फाइंड्स application in large number of appliances and also remember solar cells, ये सारे के सारे क्या है, सेमीकंडक्टर्स है। तो अब हमारा पूरा फोकस होगा सेमीकंडक्टर्स पे, करेक्ट। तो ये बेसिक आइडिया याद रखना, 1 2 3 कौन, 5 6 7 और 4, ये 4 वाले लिमिटेड है, ये भी याद रखना, ये लिमिटेड है। कौन कौन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, ऐसे 2 3 ही है। तो it basically explains the natural shortage that we are facing of semiconductors, वो बाद में आएगा। अब बिफोर वी स्टार्ट विद द थियरी ऑफ सेमीकंडक्टर, थोड़ा सा और एक चीज इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया था जिसमें मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे गिवन ऑर्बिट में, राइट, ऐसा है। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिट्स है, मोर और लेस 3 ऑर्बिट्स मैंने दिखाए हैं। अब ये जो एटम है, इस एटम के पहले ऑर्बिट में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, 2। तो माय क्वेश्चन इज कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम होगा कि नहीं होगा, सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो अब साइंस में नोटेशन वाइज जब आपको ये दिखाना होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में है, उसका एनर्जी सेम है, तो आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हो, इधर लिख देते हो E1, E1 मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, और उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 थे, तो इसके ऊपर आप 2 डॉट दिखा देते हो। तो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि हमारे पास पहले ऑर्बिट में जिसका एनर्जी E1 था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है। इसका मतलब ये भी हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। फिर अगर सेकेंड ऑर्बिट मुझे दिखाना था तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए मैं और एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, और सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा है और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 है, तो मैं 8 डॉट्स दिखा दूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सारे के सारे का एनर्जी एग्जैक्टली सेम था, और वो कितना था, वो था E2। सिमिलरली नेक्स्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आई विल शो 1 लाइन E3 एंड 3 डॉट्स, राइट। तो एज यू जस्ट सेड, अभी अभी आपने बोला कि अगर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, एक ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 का एग्जैक्टली सेम है, एक
ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है और एक सिंगल लाइन से आप एनर्जी दिखा सकते हो, करेक्ट। दिस इज हाफ ट्रूथ। ये तब ट्रू है जब एटम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब ये एटम अकेला है, ना इसके आजू ना इसके बाजू ना इसके आगे ना पीछे कोई भी नहीं है, ये अकेला एटम है। लेकिन जब सब्सटेंस बनता है, जब सब्सटेंस बनता है जब सब्सटेंस बनता है तो पर मीटर क्यूब में आप 10⁻30 एटम डाल देते हो। 10⁻30, 10⁻30, 10⁻6 इज मिलियन, 10⁻9 इज बिलियन, तो पता नहीं कितने बिलियन। तो इन अ वेरी स्मॉल रीजन जब सब्सटेंस बनता है, बल्क मटेरियल बनता है, तो हमारे पास एक चीज तो पक्का है कि आइसोलेटेड एटम्स हमारे पास है नहीं, यहाँ पे आइसोलेशन है ही नहीं। यहाँ पे एक छोटे से रीजन में बहुत सारे एटम्स है। मैं बाद में दिखाऊंगा वापस से जूम करके इसको या डायग्राम ड्रॉ करके। तो यू हैव सो मेनी एटम्स कमिंग टुगेदर इन अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस। तो अब जो आपने सब बताया कि एक एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों का एनर्जी सेम, तो वैसा अभी होगा नहीं। वो कब होता है? जब एटम हो आइसोलेटेड। लेकिन जब सब्सटेंस बनता है तो क्या होता है? समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंस इज, तो अभी ध्यान देना क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में हम एनर्जी लेवल्स कभी बोलते ही नहीं, हम एनर्जी बैंड्स बोलते हैं। तो जो टॉपिक का नाम है दैट इज एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो अब तक हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात कर रहे थे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बेसिक थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो अगर सॉलिड हमारे पास है तो सॉलिड है मतलब क्या है? एटम्स है, और बहुत सारे एटम्स एक साथ आ गए। पहले तो मैं एक एटम दिखा रहा हूं। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है मान लो। फिर यहाँ पे इमेजिन यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर मान लो लास्ट ऑर्बिट में 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जो होंगे वो होंगे। जब सब्सटेंस बनेगा तो बहुत सारे एटम्स ऐसे एक दूसरे के पास में आ गए। बहुत क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। और ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में सीखोगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये वो सब, फेस सेंटर क्यूबिक, वो सब केमिस्ट्री का पार्ट। आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट हियर, बट द आइडिया हियर इज व्हेन अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मोर और लेस दिस इज व्हाट यू हैव। सो क्लोज पैकिंग। तो जो तुमने यहाँ पे बोला, अगर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एनर्जी सेम है, यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं चलता है? उसका रीजन है, एनर्जीज कभी भी डिसाइड होती है फोर्सेस से। एक बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है वो डिसाइड करेगा एनर्जी। इवन मैकेनिक्स में भी हमने वही किया था। हमने फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स ने क्या किया? वर्क डन किया। वर्क डन कहाँ गया? काइनेटिक एनर्जी में गया। तो अल्टीमेटली जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फोर्सेस मैकेनिकल तो नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। तो फोर्स विल ऑलवेज डिसाइड एनर्जी। अब जब हम पहले ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे आइसोलेटेड एटम की, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे एग्जैक्टली सेम फोर्स लग रहा था। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस इन दोनों से एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे था, बराबर। व्हाट इज कूलम्बिक फोर्स? 1/4πε0 q1 q2 r²। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स फाइंड करता हूं तो 1/4πε0 q1 q2 r²। q1 मतलब प्रोटॉन, q2 मतलब इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो भी फोर्स सेम ही है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? सेम है। चार्जेस क्या है? सेम है। तो दोनों पे अगर एग्जैक्टली सेम फोर्स लग रहा था तो दोनों का एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम था। लेकिन जब क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें अगर आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से। अभी यहाँ पे तो बहुत सारे फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटम ही बहुत सारे हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है एक किसी एटम का। नाउ इफ यू सी, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज सराउंडिंग और किसी और फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का, फिलहाल मैं पहले ऑर्बिट पे फोकस कर रहा हूँ, दूसरे तीसरे चौथे बाद में आएंगे। किसी भी पहले ऑर्बिट को, ये इलेक्ट्रॉन को उठाओ, ये एक, कोई और देख लो, ये दूसरा।
ये दोनों क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है। ये दोनों सेम एटम के, सेम एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दोनों के दोनों सेम ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी इनका चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं है। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मतलब सराउंडिंग में चार्जेस अलग अलग और अलग अलग डिस्टेंस पे है। सिमिलरली ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका चार्ज सराउंडिंग अलग है। अब चार्ज सराउंडिंग अलग होना मतलब चार्जेस का डिस्टेंस अलग होना। मे भी हो सकता है इसके पास में चार्जेस ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए चार्जेस कम है सराउंडिंग में। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, अगेन साइलेंट पे डाल दो। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, इसके सराउंडिंग में चार्जेस कम है, लेकिन डिस्टेंसेस भी अलग अलग है। विच मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो। विच मीन्स ये पहला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन बोथ आर एक्सपीरियंसिंग स्लाइटली डिफरेंट फोर्स। अगर फोर्स स्लाइटली डिफरेंट हुआ तो एनर्जी भी स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो जो पहले सिचुएशन था, पहले ऐसा था कि अगर दो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। अब दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं है, स्लाइटली डिफरेंट है। तो अब हम एक लाइन पे दो डॉट दिखा नहीं सकते, दोनों का एनर्जी अलग अलग है, स्लाइट डिफरेंस है, राइट। फिर ये कैसे, दो ही इलेक्ट्रॉन्स थे पहले ऑर्बिट में, बाकी भी थे, तो बाकी के साथ भी सेम स्टोरी रिपीट होगा। उनका भी चार्ज सराउंडिंग क्या है, अलग है, तो हर एक पे फोर्स क्या है, अलग है। तो ऐसे हर एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा थोड़ा अलग होगा। ऐसा करते 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 आपको एक एनर्जी लेवल की जगह पे एक सेट ऑफ एनर्जी लेवल मिल जाता है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग वन एनर्जी लेवल, you get set of energy levels, and all these energy levels they belong to first orbit electrons of the material। इस मटेरियल में जितने भी पहले ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन थे उन सब ने मिला के एक सेट बना दिया। इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं इसको? तो जब बल्क मटेरियल बनता है, वो चाहे सॉलिड मतलब सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, सॉलिड है तो सॉलिड मटेरियल जब बनता है तो अब यहाँ पे एनर्जी लेवल्स की बात नहीं होगी, बात किसकी होगी, बैंड्स की। तो whenever you have a bulk material, in case of bulk material, all the first orbital electrons make band, and it is called as first band. This is band of energies, set of energies formed by first orbit electrons. Correct? Clear यहाँ तक? ये क्यों हुआ? क्लोज पैकिंग की वजह से हुआ। तो क्लोज पैकिंग से पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का था, दूसरे का नहीं था। दूसरे ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनके लिए चार्ज सराउंडिंग अलग नहीं है क्या? सिर्फ पहले के लिए, हर किसके लिए है तो सब किसके लिए, नहीं तो किसी के लिए नहीं है। तो ऐसा स्लाइड शिफ्ट, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का स्लाइड शिफ्ट हुआ एनर्जीज का, वैसे ही सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का भी स्लाइड शिफ्ट हुआ। तो जैसे पहले ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स ने एक बैंड बना लिया, वैसे ही सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स ने भी एक बैंड बना लिया। यहां तक क्लियर, राइट? तो अगर पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी का सेट है, बैंड है, सेकेंड ऑर्बिट के एनर्जी का सेट है, बैंड है, तो फिर वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ने क्या क्राइम किया है जो उनका नहीं होगा? उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उनका भी होगा, क्या होगा, वैलेंस बैंड होगा। करेक्ट, राइट? तो अब मैंने जैसे बताया, अभी बताया, थोड़ा टाइम पहले बताया, और भी बता देता हूँ। कंडक्टिविटी के लिए न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग के कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स हमारे कोई भी काम के नहीं है। हमारे काम का कौन है? मतलब इसकी तो हम बात ही नहीं करने वाले, हम बात करेंगे सिर्फ वैलेंस बैंड की। यहाँ तक क्लियर? तो पहले तो एनर्जी बैंड्स कहाँ से बने ये समझना जरूरी है, क्योंकि अब इस पॉइंट के आगे, मतलब सेमीकंडक्टर्स के आगे, हम मटेरियल को क्लासिफाई बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी नहीं करते, हम करते हैं बेस्ड ऑन बैंड्स। अब यहां तक अगर क्लियर, तो अभी मैंने बताया जो मटेरियल कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए कहां से? लास्ट शेल से।
लास्ट शेल से हुए ना, मतलब वैलेंस शेल से हुए। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पहले कौन था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। वही क्या हो गया? फ्री हो गया। फ्री होके कहाँ गया? मटेरियल के अंदर घूम रहा है। फ्री तो हो गया, लेकिन फ्री होके कहाँ गया? फ्री होके कहाँ गया? तो मटेरियल के अंदर ही है वो। तो ये सॉलिड था, ये एटम्स है, मतलब जो अभी आयोन्स बन गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ से? फ्री हो गया। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन को नाम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ने एक बैंड बनाया था, दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एक बैंड बन गया, वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एक बैंड बन गया, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका भी एक बैंड बनेगा। बराबर? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री अगर है एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वो कहीं तो है ना। एक्चुअली वो मूविंग है, आई एग्री कि वो मूविंग है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो कहीं तो होगा। और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो जहां कहीं पे भी होगा, उसके सराउंडिंग चार्जेस होंगे, मतलब वो सराउंडिंग चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, मतलब उसका भी एनर्जी होगा। ऐसा हर एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्लाइटली शिफ्टेड होगा। जैसे हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी शिफ्टेड है, वैसे ही हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी स्लाइटली स्लाइटली शिफ्टेड है। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का बैंड बना, जैसे वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का बैंड बना, वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी बैंड बनेगा। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कंडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कंडक्शन करते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बैंड है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन बैंड। दिमाग में भी फिट कर लो सिस्टम, क्योंकि इसके आगे सारे की सारे बातें होगी इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यहाँ तक क्लियर? अब कमिंग बैक टू दिस सिनारियो, जहां पे हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट किया है बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अब इसके आगे ऐसा नहीं होगा। अब इसके आगे होगा क्या? सपोज ये वैलेंस बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड, एंड सपोज वी हैव अ कंडक्शन बैंड। तो हमारे पास एक कंडक्शन बैंड है। और एक चीज याद रखना, कंडक्शन बैंड खाली हो सकता है। क्यों खाली हो सकता है? हाँ, नॉन कंडक्टिंग यस। कंडक्शन बैंड खाली कब होता है? जब एक भी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ। जब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्शन बैंड में कौन है? कुछ नहीं है। मतलब वो क्या है? एब्सोल्युटली एम्प्टी है। अब ये था वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। अब सॉलिड्स कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर्स आर कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। ये बोलने की जगह पे हम ऐसा बोलेंगे कि एट एनी गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दे ओवरलैप। थोड़ा सा लिंक करो, मैं वापस बता रहा हूं। कोई भी मटेरियल कंडक्ट कब करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन सा बैंड बनाते हैं? कंडक्शन बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्री होके गए? वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस बैंड से। मटेरियल बनने के बाद अभी शेल वेल बात नहीं होगी, बैंड्स की बात होगी। अब बैंड्स की बात क्यों होगी? उसका और एक रीजन है। जब सिंगल एटम था तो तुम बोल सकते थे कि यही एटम का इलेक्ट्रॉन फ्री होके आया है। बराबर? एक ही एटम था, इलेक्ट्रॉन फ्री तो उसी एटम से होगा फिर। लेकिन जब मटेरियल बना फ्री इलेक्ट्रॉन, मुझे बताओ, बताओ मुझे कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्री होके आया? कौन से एटम से फ्री होके आया? नहीं बता सकते तुम। कहीं से तो होके आया, लेकिन जहां से भी होके आया अपना वैलेंस ऑर्बिट छोड़ के आया, मतलब वैलेंस बैंड छोड़ के आया। तो वैलेंस बैंड से कहाँ गया? कंडक्शन बैंड में गया। देखो प्रॉब्लम क्या है, बल्क मटेरियल में ना बिलियंस ऑफ एटम्स की बात हो रही है। तुम बोल ही नहीं सकते कि देखो वो इलेक्ट्रॉन वहां से आया। हमको पता नहीं कहाँ से तो आया आया, लेकिन कहीं से भी आया तो वैलेंस शेल से आया होगा वो। मतलब वैलेंस बैंड से फ्री होके कहाँ चला गया वो? कंडक्शन बैंड में। सॉलिड्स में, सेमीकंडक्टर्स नहीं सॉरी कंडक्टर्स में होता क्या है? एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन छोड़ के, 0 केल्विन छोड़ के किसी भी टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऑफ कंडक्टर्स दे ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब समझ में आता है?
ओवरलैप का मतलब ये होता है कि किसी भी टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या था? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो वो क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। तो अगर किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप है, तो जिस मटेरियल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का ओवरलैपिंग होता है वो कौन सा मटेरियल होता है? कंडक्टर होता है। क्योंकि कंडक्टर्स के केस में एट एनी टेम्परेचर यू विल ऑलवेज फाइंड इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? अब बिफोर वी गो अहेड विथ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, वापस पीछे आओ। ये जो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड है, ये टॉप ऑफ वैलेंस बैंड है, और ये जो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड है, इसके बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन, या तो बैंड गैप या तो एनर्जी बैंड गैप। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो नहीं सकता। तो द डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज बैंड गैप। क्या बोलते हैं इसको? बैंड गैप, डिनोटेड बाय Eg। फॉरबिडन एनर्जी गैप, बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, ये सारे एक ही चीज है। दिस इज बैंड गैप, राइट? मटेरियल कंडक्टर होगा कि बैड कंडक्टर होगा कि सेमीकंडक्टर होगा, वो कौन डिसाइड करता है? बैंड गैप। अगर बैंड गैप 0 है मतलब मटेरियल कंडक्टर है, और अगर बैंड गैप 0 है तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग है। और अगर ये बैंड गैप, रिमेंबर, इफ दिस बैंड गैप, अगर ये बैंड गैप कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा होने का मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कभी कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बैंड गैप बहुत ज्यादा है। और इंसुलेटर का प्रॉब्लम क्या था फिर? इंसुलेटर का प्रॉब्लम था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, मतलब फ्री होते ही नहीं है। फ्री नहीं होते तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, मतलब बैंड गैप बहुत ज्यादा हो गया। रिमेंबर, दिस इज बैंड गैप। अगर बैंड गैप बहुत ही ज्यादा हो गया तो इसका मतलब कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कभी कंडक्शन बैंड में जाएंगे ही नहीं, तो कंडक्शन बैंड हमेशा क्या रहेगा? एम्प्टी। तो ऐसा मटेरियल कौन सा होगा? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के केस में जो बैंड गैप है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर बैंड गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, सॉलिड्स में जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो एनर्जी कभी भी जूल में मेजर नहीं होता है, वो मेजर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल का कन्वर्जन पता होना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करते हो? व्हाट इज 1 eV इन जूल्स? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो 1 eV इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 2 eV इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 3 eV इज 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब जे नीड कंफ्यूजन, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, क्योंकि आई हैव सीन 6-6 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक स्टूडेंट साइंस करता है, फिर मैंने पूछ लिया बताओ 1 eV मतलब कितना जूल, याद ही नहीं रहता, उल्टा बता देते हैं। 1 eV से जूल में जाने के लिए बोलते हैं डिवाइड कर लो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करने को बोलते हैं, डिवाइड नहीं होता है, क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो लॉजिकल है ना, 1 eV मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट को भूल जाओ, फिलहाल भूल जाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? बस हो गया, ईवी था ना, तो ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हो गया जूल। तो ईवी से जूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और जूल से ईवी में आने के लिए डिवाइड। तो जूल से ईवी में आने के लिए क्या करोगे? डिवाइड। तो यहाँ पे याद रखना, सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईवी। तो जिस मटेरियल का बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप, ये अगर 3 eV से ज्यादा हुआ तो ये मटेरियल कौन है? इंसुलेटर है। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाई सेमीकंडक्टर्स बिकम सो इंपॉर्टेंट। कंडक्टर्स के लिए बैंड गैप कितना था? 0 था।
तो कंडक्टर्स के लिए बैंड गैप है ही नहीं, ओवरलैपिंग है, वहां पे ग्रेटर देन 3 eV है। तो सेमीकंडक्टर का क्या होगा, गेस? बिटवीन 0 एंड 3, एग्जैक्टली दैट इज व्हाई दे बिकम सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो बैंड गैप है वो ना ज्यादा है ना वो कम है, इट इज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसका मतलब हम इसके प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बैंड गैप हियर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 eV। तो इफ द एनर्जी गैप मतलब बैंड गैप is 0, the material will be called as conductor. If the band gap is between 0 and 3 eV, it will be called as semiconductors. If the band gap is greater than 3 eV, it will be called as insulator or bad conductor. और ऊपर से एक चीज समझ लो, ये एलईडी, ये व्हाइट लाइट इमिट करता है, 7 कलर इमिट करता है। ये लेजर लाइट भी एलईडी है, ये एक ही कलर इमिट करता है। ये यहाँ पे इंडिकेटर है, वो ग्रीन कलर है, ये भी एक ही कलर इमिट करता है। तो इंटरेस्टिंगली सिर्फ बैंड गैप थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर लिया ना, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, कलर चेंज हो गया, उसका यूज चेंज हो गया। तो दैट इज व्हाई सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप इज सो इम्पोर्टेंट। यहाँ तक क्लियर? तो देयर इज अ स्मॉल टास्क फॉर यू, वो है रीडिंग असाइनमेंट। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड्स में एनर्जी लेवल्स कब बोलते हो और एनर्जी बैंड्स कब बनते हैं। तो लेवल कब होता है? आइसोलेटेड, जब सिंगल एटम हो। और बैंड्स कब बनते हैं? बल्क मटेरियल, राइट। उसके बाद फिर ये जो बैंड्स है वो बैंड्स क्या है, उसके बाद बैंड गैप क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के लिए ये बैंड गैप कितना कितना है, ये इतना रीड करके आओगे तब जाके कल का कुछ समझेगा आप। तो दैट इज इट फॉर टुडे।